देश भर के 7 राज्यों की कुल 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा। अभी जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह शामिल हैं। साथ ही यूपी के पूर्वांचल की गाजीपुर सीट पर भी नेताओं की नजरें टिकी हुई हैं। गाजीपुर सीट से मौजूदा सांसद और सपा प्रत्याशी अफजल अंसारी फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें कि अफजल अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। इस सीट पर बीजेपी से पारसनाथ राय चुनावी मैदान में हैं। अब आखिरी चरण के समीकरण के बाद सभी की निगाहें 4 जून पर टिकेंगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है और देखना यह होगा कि 2024 की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। क्या मौजूदा सरकार के दुर्ग को विपक्षी इंडी गठबंधन हिला पाएगा या सत्ता में जो ताज है वो एनडीए के सिर पर होगा। इस मुद्दे पर हम चर्चा के लिए आज अपने खास पैनल से बातचीत करेंगे। 24 की लड़ाई में आखिरकार कौन जीतेगा, क्योंकि इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। लगातार जोरों शोरों से तमाम वायदे, तमाम दावे हो रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बीजेपी 400 पार की बात कह रही है, वहीं इंडिया गठबंधन भी इस बार बड़ा आशावादी अपना दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। उनका कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजयी होंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि 4 जून के नतीजे क्या कहते हैं। जिया मंजरी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित कुमार हमारे साथ बलिया से संवाददाता हैं, मनोज चतुर्वेदी संवाददाता महाराजगंज से हमारे साथ हैं और विवेक श्रीवास्तव हमारे सोनभद्र से संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहले अपने संवाददाताओं से हम थोड़ा सा वहां के समीकरण समझ लेते हैं। अमित, बलिया की अगर बात करें तो देखिए अब की बार चुनाव बहुत दिलचस्प है। कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं पर बहुत ही दिलचस्प स्थिति में जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन आपस में टक्कर में है। बलिया की क्या सिचुएशन है, थोड़ा समीकरण समझा दिए पहले। का चुनाव काफी दिलचस्प है और 2024 का चुनाव का प्रचार आज थम गया है, जिसमें यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प है। एक तरफ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे हैं, एक तरफ से नीरज शेखर है जो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, जो 8 बार यहाँ से सांसद रहे हैं और 2 बार नीरज शेखर भी यहाँ से सांसद रहे हैं और 2 बार से राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं यहाँ। चलिए ठीक है। मनोज चतुर्वेदी भी हमारे संवाददाता महाराजगंज से जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां के समीकरण क्या कहते हैं? ये हम बता दें कि महाराजगंज में 2 लोगों में काफी दिलचस्प लड़ाई है, बड़ी कड़ी की मुकाबला है। इंडिया गठबंधन से वीरेंद्र चौधरी और बीजेपी से पंकज चौधरी हैं। यहाँ हम बता दें कि दोनों चौधरी के बीच लड़ाई कड़ी की है। एक तरफ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी, वो फरेंदा के विधायक भी वर्तमान समय में हैं, और दूसरे जो बीजेपी के सांसद हैं वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, 6 बार सांसद भी रह चुके हैं और इनके दोनों के बीच कड़े मुकाबले हैं। यहाँ बता दें कि दोनों यहाँ जो भी क्रम खेला जा रहा है वो जातिगत आधार पर खेला जा रहा है। चौधरी और ब्राह्मण के काफी मतदाता है और दोनों चौधरी आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और जिया मंजरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज जी, पहले ओपिनियन आपसे ले लेती हूं क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और देख रहे होंगे कि इस बार चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प स्थिति में है। अब एक तरफ मुद्दे हैं, जातीय समीकरण है, कई ऐसे इम्पैक्ट हैं, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो अब के चुनाव में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जो एक परंपरागत तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता सोचती आई है, इस बार वो ढर्रा टूटेगा? देखिए, अंतिम चरण का चुनाव जिसकी वोटिंग 1 तारीख को होनी, आज प्रचार समाप्त हुआ। पूर्वांचल की धरती जिसमें 13 में 11 सुरक्षित सीटें, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो गोरखपुर हो, बनारस हो, बलिया हो, देवरिया हो, इन सब जगहों पर चाहे 2019 का परिणाम हो, 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम हो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा अपर हैंड था। और पीसीआर बहुत नॉइस डिस्टर्बेंस है, प्लीज चेक कीजिए आप, आवाज क्लियर नहीं आ रही है हम तक। जी मनोज जी, अपनी बात रखिए आप। जी, तो मैं चूंकि
देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनारस से आते हैं, वो भी पूर्वांचल का इलाका है। योगी जी गोरखपुर से है। तो इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां अपर हैंड है। 13 सीटों में अगर हम बात कर ले घोसी को या गाजीपुर को या बाकी जो तो पिछले परिणाम से लगातार तो भारतीय जनता पार्टी वहां अपर हैंड में रही और इस बार भी अपर हैंड में रहेगी। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन और ठीक है मनोज जी आवाज की थोड़ी दिक्कत है। मैं अपने सारे रिपोर्टर्स को कहूंगी कि आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि वो आउटडोर में है, वहां से थोड़ी आवाज की डिस्टरबेंस आ रही है। आप खुद को म्यूट कर दीजिए, जब आपसे मैं ओपिनियन लूंगी तभी आप खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी मनोज जी कहिए। अब अभी आवाज आपको आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। देखिए, उत्तर प्रदेश का 7वें चरण का चुनाव की आज प्रचार बंद हो गया है। 1 तारीख को वोटिंग होनी है। 13 जगहों पे चुनाव है, जिसमें चाहे वो गोरखपुर योगी नाथ जी की बात कर लें, जिसमें रविकिशन कैंडिडेट है। बनारस से देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं। तो 2014, 17, 19, 22 में भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल में अपर हैंड रहा है और 13 में 11 सीटें अगर आप देखेंगे तो उस 2 सीटें सुरक्षित है और 11 सीटें सामान्य है। गठबंधन की बात मैं इसलिए कर रहा था आपसे क्योंकि देखिए एनडीए गठबंधन भी चाहे निषाद हो, चाहे राजौर हो या मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल हो, वो भी पिछली बार या इस बार तो दोनों गठबंधन के बीच में बहुत कांटे की टक्कर वो सीट तो कहे तो नहीं हो सकता। आप गोरखपुर देखिए, आप बनारस देख लीजिए, फिर अगर आप घोसी या गाजीपुर की बात कर ले या बलिया या देवरिया की बात कर ले, तो भारतीय जनता पार्टी अब तक के समीकरण में कहे या वोटों के जरिए कहे या कैंडिडेट्स के जरिए कहे, मुझे लगता है ये उसके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम होगा। हम चर्चा सिर्फ अनुमान की कर रहे हैं। तो पूर्वांचल, क्योंकि आपको याद हो कि जब मोदी जी को चुनना था तो बनारस उन्होंने इसीलिए चुना था क्योंकि पूर्वांचल अपने आप में एक चुनौती था। जब वो 80 में 73 आए थे, 80 में 64 या 62 आए हुए थे, तो इसलिए अंतिम देश में 57 सीटों को चुनाव, उत्तर प्रदेश में 13 सीटों को चुनाव अंतिम चरण है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे शीर्ष, मतलब आप देखें पिछले 25 तारीख के बाद अधिकतम आपको गोरखपुर से लेकर, क्योंकि गोरखपुर से बनारस के बीच में जितने क्षेत्र थे, आप देखिए मिर्जापुर की बात कर ले, वहां अमित शाह रैली करते हैं। तो 1 to 1 विधानसभा स्तर पर लोकसभा को इन्होंने जिस तरीके से लड़ा है, मुझे लगता है ये इनके लिए सुखद होगा बाकी चरणों के हिसाब से। जी जिया जी, आपके समीकरण क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए इस चीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। जहां पर कमजोर हैं वहीं से शुरुआत हुई थी प्रचार प्रसार की। हमने देखा, कोशिश की गई कि वहां की जनता को किस तरीके से एक अपने हिस्से में किया जा सके, लेकिन फिलहाल एज मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। मनोज जी, आपका आकलन क्या कहता है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए यूपी वेस्ट जो था वो थोड़ा कमजोर था, लेकिन हम जब बात करते हैं उत्तरांचल की, तो उत्तरांचल में जो कि देश के 2 दिग्गज खड़े हुए हैं, एक हमारे खुद योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम है, और उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उनके नाम से ही पूरे देश में जो फेस के साथ आप कह दीजिए चुनाव को चलाया जा रहा है, जो ब्रांड एम्बेसडर बन करके सभी जगह जा रहे हैं, और अभी कंगना रनौत के साथ में भी आज वो रैली में थे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा या बहुत ज्यादा। हाँ, ऑफकोर्स देखिए, जैसे राजा भैया अभी इस बार चुनाव में नहीं खड़े हुए हैं, वो अलायंसेस को सपोर्ट कर रहे हैं किसी तरीके से। तो मुझे लगता है जो बड़े कैंडिडेट थे, जो मजबूत कैंडिडेट हो सकते थे, जो टक्कर वाले हो सकते थे, वो चुनाव में आए नहीं, वो सपोर्टिंग वे में काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे बोलूंगी कि देखिए, अब मुख्तार अंसारी का जो एरिया है वहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वोट्स में, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, क्योंकि एक एग्रेशन रहा इस चीज का बैकआउट पे, तो वो एग्रेशन शायद थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उतना असर कर पाएगा, क्योंकि एक जो बहुत सारे लोग सताए हुए भी थे, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में भी थे, तो कुछ सपोर्ट में कुछ सताए हुए लोगों के साथ मिलकर के बहुत सारा एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। बट फिर भी मैं यही कहूंगी कि उत्तरांचल में यूपी उत्तरांचल में बहुत अच्छी पकड़ है बीजेपी की, और अभी तक के जो भी आंकड़े पूर्व के भी कहते हैं वो यही कहते हैं कि बहुत बड़ा वोट बैंक शेयर रखती है बीजेपी। जी
हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपका मैं रुख कर लूंगी। सोनभद्र में किस तरीके की हलचल है, क्योंकि सोनभद्र में भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है। वहां क्या देख रहे हैं आप? किस पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है? वहां की जनता का मिजाज आपने भांपा होगा, क्या सोचते हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए? देखिए, सोनभद्र की जो लड़ाई हो काफी दिलचस्प है, जैसे आपने बताया। और ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर लोकसभा के साथ साथ एक उपचुनाव भी होना है विधानसभा का, दुधे विधानसभा का। तो इसको लेकर और भी जो है कि जो सियासी हलचल है वो काफी जो है कि गर्म है, और काफी तोड़ मरोड़ और जो गणित, जो राजनीतिक गणित है वो काफी जो है कि यहाँ पर चल रहा है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन से छोटेलाल खरवार को पार्टी ने उतारा है, जो पहले बीजेपी में सांसद रहे, और उन्हीं के अपोजिट में एनडीए के प्रत्याशी रिंकी कौल हैं जो अपना दल से हैं। तो एक कोल बिरादरी को उतारना और खरवार बिरादरी को उतारना, और जो दुधनी विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं वहां से इंडिया गठबंधन ने गौड़ को उतारा है। यानी जो विजय सिंह गौड़ है वो 7 बार के विधायक रहे, और जो प्रत्याशी है वो भी भाजपा का, वो भी गौड़ है जो संघ से जुड़े हुए हैं, और उन क्षेत्रों में उन्होंने काम भी किया है। और मैं ये बता दूं कि सोनभद्र में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, चूंकि आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है, दलितों की जनसंख्या ज्यादा है यहाँ पर, तो जो दोनों पार्टियां हैं उन दलितों और आदिवासियों पर सीधे जो है कि अटैकिंग मोड में है कि आखिर में इनको कैसे तोड़ा जाए। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो पैमाना तय किया है, विकास का जो पिलर खड़ा किया है, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं तो वो विकास का जो पिलर है उसको तोड़ने में कहीं कमजोर साबित हो रही है। हालांकि जातिगत जो चीजें हैं अपने फेवर में करने के लिए दोनों पार्टियां जो कि पूरी जोर लगा रही है। जी मनोज जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जो हमने पिछले चुनावों में भी देखा, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो बहुत ही जोर पकड़ते हुए दिखाई दिए। इस बार भी उत्तर प्रदेश में उन मुद्दों की गूंज सुनाई दी, जहां पर भी रैलियां हुई, प्रचार प्रसार हुआ, वहां पर जो नेशनल इश्यूज थे वो कहीं ना कहीं जो राज्य की योजनाएं हैं, उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर हावी होते हुए दिखाई दिए, और उसका एक सीधे तौर पर इम्पैक्ट जनता में दिखाई भी दिया। आपको क्या लगता है कि इस बार मुद्दों के लिहाज से ये चुनाव कहां खड़ा है? देखिए, 2 चीजें अगर हम पिछले चुनाव को कंपेयर करें तो इस बार देखेंगे कि एनडीए गठबंधन के तर्ज पर इंडिया गठबंधन भी बहुत मजबूती से इसलिए चुनाव लड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जन समर्थन, और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सी बात है जो हम लोग अनुमान और परिणाम पे चर्चा करते हैं, परिणाम पे चर्चा 4 तारीख को करेंगे, जातिगत आंकड़े और उपजातियों और जातियों के कैंडिडेट्स, ये एक बड़ा मुद्दा रहा। आप देखिए अभी इस अंतिम चरण में 4 मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री हैं, अनुप्रिया जी हैं, महाराजगंज से पंकज चौधरी, 4 मंत्री जिनको एक अलग चुनौतियां हैं, तो उनको 13 में 4। और जो सीधा सवाल आपका जातिगत आंकड़े 14 में लग रहा था परिणाम आने के बाद कि जातिगत चीजों से लोग ऊपर उभर गए हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव पश्चिम से धीरे धीरे अवध और पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है, उसमें हम लोगों ने ये गौर किया कि जातिगत आंकड़ों में चाहे वो अखिलेश यादव की बात कर लें, पीडीए की बात कर लें मंचों से, और लेकिन एक जो मजबूत पक्ष है, मैं फिर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के जरिए, सरकार के जरिए, नेताओं के जरिए और कनेक्टिविटी, जो सबसे मजबूत बात रही है वो लगातार कनेक्टिविटी बनाए रखना। लोकतंत्र बहुत बहुत कठिन काम होता है। 14 की जीत प्रचंड थी, 17 में जीत को विधानसभा में इन्होंने मैंडेट को वही कंटिन्यू किया, 19 में कंटिन्यू किया, फिर 22 बड़ी चुनौती थी, 89 के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारें रिपीट नहीं हुई थी। इन सब का जो लाभ मिलने वाला है, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा लोकसभा को चुनाव, नेता विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा, अब एक समय था जब कभी नीतीश की बात होती थी, आज एनडीए के साथ में ममता जी की बात होती है, तो देखिए अभी मैं कहूंगा नेशन के जरिए, राष्ट्रीय मुद्दों के जरिए, राष्ट्रीय जो आपका बेसिक सवाल है, मोदी जी और मोदी जी की टीम या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विपक्ष के नेताओं से उस मामले में हावी है। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं वो मैं फिर ये कहूंगा कि जमीन पर कुछ मुद्दे नए डेवलप हुए हैं जो सवाल खड़ा करते हैं 10 साल की सरकार से, या 10 साल जो एंटी इनकम्बेंसी में चर्चा हो जाती है, बहुत डायलूट नहीं हुआ है, क्योंकि अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये 19 और 14 के जैसे चुनाव नहीं है, कुछ न कुछ चीजें स्वयं से लेकर के विपक्षी गठबंधन के साथ में खड़ी हुई है, चाहे जातिगत आंकड़ों की बात कर रहे हैं, पटेलों की बात कर लें, अभी देखिए मैंने जैसे अनुप्रिया का जिक्र कर रहा था, चुनावों का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक बदला है।
इन इलेक्शंस में चेंज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार देखिए, चाहे वो अब ये बातें बाद में कितनी सही गलत होती है बात की विषय, लेकिन हाँ। आरक्षण की बात कर लीजिए, आप संविधान की बात कर लीजिए, आप बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। और एक बात जो सबसे बड़ी थी कि मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी विपक्ष के मुद्दे पर या विपक्ष के सवाल पर या विपक्ष की जो ये पंच लाइन होती थी, इस बार लगातार उस पर रिएक्शन देते आए हैं। इसका मतलब कि जन समर्थन कहीं न कहीं विपक्ष को भी नीचे से मिल रहा है। जी। महाराजगंज से मनोज चतुर्वेदी मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि चौधराहट किसको मिलेगी वो तो नतीजे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो वोटों का गणित है वो क्या कहता है, वहां का समीकरण क्या कहता है? जी बता दें कि जो महाराजगंज के पहले समीकरण था जिसमें ये चौधराहट की बात आ रही है, पिछड़ी की बात आ रही है, तो ओबीसी के नियर अबाउट लगभग 8 लाख वोट यहाँ पर महाराजगंज में मौजूद है, जिस पर इस पे चौधरी लोग और अन्य काफी लोग इस पे स्टंप खेलते थे। लेकिन अब की फिलहाल 2 चौधरी से लड़ने की वजह से यहाँ मामला कुछ अलग दिखाई दे रहा है। दोनों की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। जीरो ग्राउंड पर जब हम लोग जाते हैं, जब देखे हैं, तो वहाँ जो बीजेपी का 2019 में जो क्रेज था वो कहीं ना कहीं कुछ घट के दिखा है, वो 2019 वाला नहीं दिखा है। और चूंकि पिछले बार इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि बसपा ही लड़ी थी जो काफी उनके पीछे रही। अच्छा, इस बीच मनोज बहुत सारे सियासी समीकरण बदले भी हैं, वो अब नतीजों में तब्दील होंगे क्या? वहां की जनता क्या सोचती है? क्योंकि अब पहले जैसा ट्रेंड वहां भी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत से समीकरणों में फेरबदल आया है महाराजगंज की अगर हम बात करें तो। क्योंकि अब जो अभी तक जो निष्कर्ष निकल के आया है, जो हम लोग गाँव में देखे हैं, जीरो ग्राउंड पे देखे हैं, शुरू में तो बीजेपी के काफी एंट्री थे, लेकिन इधर विगत 2-3 दिन से मामले कुछ बीजेपी के ज्यादा बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि बीजेपी के वोट महाराजगंज में बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं, बहुत साइलेंट होते हैं, और बीजेपी लास्ट में कहीं ना कहीं अपना रंग दिखा जाता है। और यहाँ तक सबसे बड़ी बात यहाँ है कि 2 चौधरी की लड़ाई है। अब यहाँ जो कुर्मी समाज है वो 2 खेमों में लगभग बंटने की बात आ रही है सामने, जिससे कुछ नहीं, इससे स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि कौन किसका बारी पड़ रहा है। बलिया से सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, अभी जिस तरीके से मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे, मनोज चतुर्वेदी भी बता रहे हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत तेजी से सियासी समीकरण बदले हैं, और जो एक वोटिंग का ट्रेंड होता था, एक वोटर के जहन में जो मुद्दे होते थे, जो बातें होती थी, उससे हटकर अब ये चुनाव कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प दिशा में जा रहा है। बलिया की जनता से आपने बातचीत की होगी, किन मुद्दों को जहन में रखकर वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, और क्या उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चाहते हैं कि उनका कैंडिडेट उनको फुलफिल करे? जी, आपको बता दें कि बलिया में इस समय जातिगत आधार पे ज्यादातर से यहाँ पे लोग वोट को रिझाने में लगे हुए हैं। जो भी नेता है, चाहे जो भी प्रत्याशी हैं, वो जातिगत लुभावने वादे कर रहे हैं और जाति अलग अलग जातियों में जा रहे हैं और उनको अपने पक्ष में खींच रहे हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी के लोग हैं। अब देखना है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और छोटे बिरादरी के लोग हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। बलिया का चुनाव हमेशा जो रहा है ठाकुर बिरादरी की वर्चस्व रही है ज्यादातर यहाँ पे, लेकिन अब इस बार जो लड़ाई है काफी दिलचस्प है। यहाँ सनातन पांडे और नीरज शेखर में काफी कड़ाई लड़ाई है। देखा जाए तो यहाँ पे ठीक है जिया जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगी। देखिए, राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, कहीं पर जातिगत आंकड़े हावी होते दिखाई दे रहे हैं, कई राष्ट्रीय मुद्दों का शोर दिखाई दे रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। किस पर भरोसा करेगी उत्तर प्रदेश की जनता? कौन से समीकरण आपको डोमिनेट करते हुए इन इलेक्शंस में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम्स रही, जो कि जब भी मैं ग्राउंड पे गई तो मुझे भी कुछ लोगों ने बोला जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स रही है, वो ये रही है कि एक तो मवेशियों वाला प्रॉब्लम, जो कैटल इश्यूज रहे हैं फार्मर्स के, उसको कैटर ना कर पाना, वो उनको फ्री छोड़ देना, वो बहुत फार्मर्स परेशान थे। अगर मैं अभी कम बात करूँ, दूसरी बात अब बात करते हैं डेवलपमेंट की, और जो स्कीम्स लॉन्च हुई है पूर्वांचल के लिए, जिस प्रकार के हाईवेज बने हैं, जिस प्रकार की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री,
कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री जिस प्रकार से डेवलप की गई है उससे भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है पूर्वांचल में। तो यदि मैं बात करूं नेशनल मुद्दों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में रोजगार भी होता है। जब एंटी इनकम्बेंसी की हम बात करते हैं तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस प्रकार से पूर्वांचल में नए नए आयाम लाए जा रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही है, फिल्म इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा पूर्वांचल की इंडस्ट्री जो है, जो एक हम कहते बहुत हैं शुक्रिया आपका कि हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तीनों सहयोगी जुड़े हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया। मनोज जी हमारे साथ थे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जो